मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है। मैं कक्षा एमए हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे द्वारा रचित रचना कहानी भाव्या। लॉकडाउन का 1 साल बीत चुका था। घर में बैठे बैठे सभी उकता चुके थे कि अनाया ने कहा, इस बार मम्मी पापा की सालगिरह पर वृंदावन चलते हैं। तो माँ ने कहा, हाँ, क्योंकि ईशान के लिए जो मन्नत मैंने मांगी थी वो भी तो पूरी करनी है। इस पर पापा और बाकी सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की, पर ईशान ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली और बोला, नहीं। तब अनाया ने पूछा, अरे भाई, क्यों नहीं जाना वृंदावन आपको? तो ईशान अपनी तोतली सुरीली आवाज में बोला, मुझे नहीं जाना वृंदावन, मुझे शिमला जाना है। अनाया, शिमला? शिमला ही क्यों जाना है आपको? ईशान, क्योंकि मेरा दोस्त शिमला घूमने गया था, उसने वहां से बहुत सारे खिलौने खरीदे। अनाया, अच्छा, तो हम भी आपको बहुत सारे खिलौने दिलाएंगे। ईशान, वहां पर खिलौने मिलते हैं? अनाया, हाँ, अब तो चलोगे ना हमारे साथ? ईशान, हाँ, ताली बजाते हंसी छूटे। वृंदावन जाने की तैयारियां शुरू हो गई। माँ ने पूछ पाठ का सामान जमा लिया, अने शेष में रख दी। तब भी पापा रेलगाड़ी में सफर करते हैं, रास्ते में पूरियां और आम का अचार जरूर खाना। भाई ने निकाली और गेट लगा दी। पापा ने सामान रखवा दिया, लाना गया। जब 10 बजे गाड़ी, अभी जल्दी तैयार नहीं थे और दरवाजे ध्यान से लगा दिए हैं ना, कोई सामान तो नहीं छूटा। और तुम्हारी मम्मी ने अपनी दवाइयां तो रख ली है ना? अनाया, हाँ हाँ पापा, सब रख लिया है, आप चलकर गाड़ी में बैठिए, हम आते हैं। पापा की जल्द जुगद देखकर मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। इसीलिए इसीलिए मैं इनके साथ कहीं नहीं जाती। ऐसे जल्दी जल्दी मचाते हैं जैसे यही गाड़ी आखिरी हो। स्टेशन पहुंचे तो भीड़ कुछ यूं थी कि अगर गलती से कोई व्यक्ति गिर पड़े तो उसका उठकर खड़ा होना दूसरा ताजमहल बनाना जान पड़ता था। कई मिनटों की लगातार और अनथक दौड़ धूप के बाद हमें अपनी सीट मिल ही गई। अनाया ने अपना डेरा खिड़की वाली सीट पर जमाया, क्योंकि उसे सफर में खेत खलियान, नदी, तालाब और हरियाली देखना अच्छा लगता है। ईशान माँ की गोद में सिर रखकर सो गया और पापा ने किताब निकाल ली पढ़ने के लिए। भाई अपने फोन में लग गया। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में हरे भरे खेत और गांवों के वो कच्चे घर आंगन देखकर अनाया को अपना बचपन याद आता है। उसे अपने गांव का घर और वो कनेर का पौधा याद आता है जो उसने अपने बचपन में लगाया था। वो सोचती है, अब तो वो कितना बड़ा हो गया होगा, पूरे आंगन में छाया करता होगा। इस तरह अनाया के बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। अनाया इसी सोच में डूबी होती है कि उसे कुकर की सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज रेलगाड़ी के इंजन के रुकने की होती है और अनाया अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाती है। पापा, वीना स्टेशन आ गया, खाना निकालो, भूख लगी होगी सभी को। मैं पानी लेकर आता हूँ। सभी ने खाना खाया। वृंदावन पहुंचे, सफर में थक चुके थे। पापा ने एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया। उसी होटल के पास नकली गहनों की एक छोटी सी दुकान थी, जिसका मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के साथ वहां रहता था। लॉकडाउन में बिक्री न होने की वजह से उसकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी। 2 लोगों का खर्च उठाना उसके बस में ना था कि ऊपर से उसकी इकलौती बेटी, जो कि अपने पति से तलाक लेकर अपने पिता के घर आ बैठी थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, 6 साल की। हम थोड़ी देर होटल के बाहर खड़े क्या हुए, पापा ने तो उन परिवार से पहचान ही कर डाली। पापा को तो सभी लोग अच्छे ही जान पड़ते हैं। इतने में अनाया की नजर उस छोटी सी बच्ची पर गई जो उस वृद्धा बूढ़े व्यक्ति की पत्नी की गोद में बैठी थी। उस बच्ची की मासूमियत ने अनाया का मन मोह लिया।
अनाया ने उसे अपने पास बुलाया। हमारे पास आओ। बच्ची डरते हुए अनाया के पास आई। अनाया, चॉकलेट खाओगे? बच्ची ने अपनी गर्दन हिलाई और चॉकलेट लेकर दौड़कर फिर अपनी नानी की गोद में जा बैठी। अनाया को उससे मिलकर एक अपनापन सा लगा, जैसे कोई रिश्ता हो उससे। दूसरे दिन माँ ने मंदिर में पूजा रखवाई। सभी मंदिर पहुंचे कि अचानक पापा को याद आया कि अपना वो थैला जिसमें पैसे और जरूरी सामान है वहीं होटल में छूट गया है। अनाया दौड़कर होटल वापस आई और थैला लिया। होटल से निकलते ही उसकी नजर उसी बच्ची पर गई जो वहां खेल रही थी। तो थैला दुकान में रख अनाया भी उसके साथ खेलने लगती है। वह खेलने में इतनी खो जाती है कि थैले की सुध भूल जाती है। जब आधे रास्ते पहुंचती है तो याद आता है कि थैला तो दुकान में ही रह गया। वापस लौटकर उसने बूढ़े व्यक्ति से कहा, चाचा, मेरा थैला यहाँ छूट गया था, अभी आपने देखा होगा। बूढ़े व्यक्ति ने झुंझलाते हुए अनाया से कहा, यहाँ कोई थैला वैला नहीं है। अनाया घबराई, क्योंकि उस थैले में उसके सारे पैसे और कुछ कीमती सामान भी था। तो अनाया ने जोर देकर कहा, चाचा ध्यान से देखिए, मैंने थैला यहीं रखा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने अनाया को दुत्कार कर भगा दिया। मासूम बच्ची वहीं खड़ी यह सब देख रही थी। अनाया के वहां से जाने के बाद उस बच्ची ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, नाना जी, आपने दीदी का थैला क्यों छुपाया? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बच्ची को घुड़की देकर कहा, कहां से गले पड़ गई, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इतनी सगी है तो जा रहे उसके साथ। और अंदर जाकर अपनी पत्नी और बेटी को सारा मसला समझा दिया। तीनों सारा सामान बांध वहां से निकल गए। इधर अनाया मंदिर पहुंची और सभी हाल कह सुनाया। जब सब दुकान पर पहुंचे तो दुकान पर और घर पर कोई नहीं था। उनका सामान भी गायब था। तो देखकर समझ गए। पर वहीं से थोड़ी ही दूरी पर वो बच्ची अकेली खड़ी रो रही थी। वह धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से अनाया के पास आई और उससे पूछने लगी, माँ कहाँ गई? यह सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें छलक उठी। उस बच्ची ने भाव भरे शब्दों से पूछा, माँ कहाँ गई? यह सुन अनाया ने उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगी। उस बच्ची की मासूम सी भावों से भरी आंखें अनाया से केवल यही पूछ रही थीं कि माँ मुझे छोड़कर कहाँ गई। अनाया के पास इसका कोई जवाब ना था। उसने भरे हुए कंठ से उस बच्ची को भाव्या कहकर पुकारा और उसे अपने साथ घर ले आई और एक माँ की तरह उसका लालन पालन करने लगी। कुछ वर्ष पश्चात आज भाव्या पूरे 25 वर्ष की हो चुकी है और एक समाज सेविका वन एक एनजीओ चलाती है, जिसमें वह अनाथ बच्चों और बूढ़े माँ बाप जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है, उनकी सेवा करती है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति और दो औरतें बुढ़ापे के कारण जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, एनजीओ में आते हैं। वहां भाव्या उनकी खूब सेवा करती है, जिससे उनकी तबीयत में सुधार होता है। इस तरह कुछ समय व्यतीत हो जाता है कि एक दिन अनायास ही अनाया एनजीओ आती है। तो भाव्या उसे तीनों नए मेहमानों से मिलाती है। अनाया उन्हें देखते ही पहचान लेती है। वो तीनों भाव्या के नाना नानी और माँ होते हैं। अनाया को देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तीनों सहम जाते हैं। पर अनाया के मुखमंडल का भाव विनम्र था। वह भाव्या को यह सच बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर भाव्या को पता चला तो उसका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। उस एहसास से भरोसा उठ जाएगा जो अनाया ने भाव्या के चरित्र में स्थापित किया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय प्रेमचंद।